आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डे 3 में। तो आप देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 9.11। ये कह रहा है ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल फॉर कोबाल्ट। इसमें हम लोगों को जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, डाइक्लोरो डाई इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट। इसमें क्या होने वाला है, कोबाल्ट 3 वाले कंपाउंड के लिए। ये आपका इसका आयुपेशन नेम होता है, उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो उसके इसके जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को ये दोनों जो फॉर्म है ये दोनों देखिए एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। और मिरर इमेज कैसा होता है, मतलब कि उसी मॉलिक्यूल को उठा के अगर आप यहाँ से उठा के इस पर रख दो तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो इसके कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी जो आपके ये दोनों मिरर इमेज हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इतना इसमें हम लोगों को यही रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट इसके पार्ट में अगर हम लोग देखें इसमें टोटल कितना हो गया, ऊपर वाले आइसोमर्स में हम लोगों को टोटल इसके जो आइसोमर्स हुए ये हम लोगों को 3 आइसोमर्स हुए। 1 हो गया इसके क्या, 1 हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव और 2 हो गया इसका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन। इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, सेकंड पार्ट में आपको दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को अमोनिया 1 दिया हुआ है, क्लोरीन 1 दिया हुआ है और इथेन 1,2-डायमीन आपको 2 दिया हुआ है। तो इथेन 1,2-डायमीन है ये आपका, ये क्लोरीन है, ये अमोनिया है। तो इससे रिलेटेड हम लोग मिरर इमेज देखते हैं, तो ये इसका मिरर इमेज बनता है। तो ये क्या होगा आप लोगों को, सिस एंड ट्रांस। इसमें हम लोगों को 2 फॉर्म होगा इसका, और इसमें हम लोगों को ट्रांस आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसका जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्रांस कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रांस कहने का मतलब है कि अपोजिट होगा हम लोगों को। इसमें जो फॉर्म होने वाला है इसका जो आइसोमर्स होने वाला है, ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म इसका जो होगा। नेक्स्ट है इसके बाद मॉलिक्यूल में आप लोगों को अमोनिया 2 है, क्लोरीन 2 है और इथेन 1 है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए कह रहा था, तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके होंगे। तो इसमें कितने आइसोमर्स हो गए, 4 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट है इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है कि राइट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ प्लैटिनम। इसमें जो प्लैटिनम का ये कंपाउंड है अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर इसके बाद ये फिनाइल कहने का मतलब बेंजीन रिंग का हम लोगों को इसमें अटैचमेंट है। तो इसमें अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो फिनाइल का हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा ये आपको कैसा होगा, इसमें हम लोगों को ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के साथ जो हम लोगों को होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसी के कारण से हम लोगों को टेट्राहाइड्रल आइसोमर्स है ये, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और इसके जितने भी आइसोमर्स होने थे वो उतने पॉसिबल आइसोमर्स हम लोगों ने बनाए हैं। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.13। इसमें आप लोगों को क्या हो रहा है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ अ ब्लू इन कलर। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम इसमें हम लोगों को पोटेशियम फ्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करता है आप लोगों को ब्लू और लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो हम लोगों को एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाले फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आपको बन रहा है इसी तरह से। जब हम लोग कॉपर सल्फेट वाले पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये क्या होगा आप लोगों को ब्लू कलर होगा और इसी में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर था। और इसमें से अगर हम लोगों को क्या हो गया है, इसमें फ्लोरीन आयन आया तो ये क्या हुआ, ग्रीन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। और इससे पहले जो हम लोगों को इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आया वो कैसा फॉर्मेशन किया, ये लाइट ग्रीन फॉर्मेशन किया है। बोथ जो लिगेंड होगा ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। और इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें जो हम लोगों को इसके जो टर्म्स होने वाले हैं, वीक फील्ड लिगेंड में हम लोगों को
फील्ड लिगैंड है हम लोगों को, इसमें जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन आया हुआ है, फील्ड स्ट्रेंथ इसका अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को रिप्लेस किया गया है वाटर मॉलिक्यूल को। इसका जो हम लोगों को स्ट्रक्चर होगा, इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉपर, इधर आपको कॉपर, इधर आपको हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से इस तरह का वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है। और इस वाटर मॉलिक्यूल में हम लोगों को हर वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस किससे किया गया है, F से एक बार में, F माइनस आयन से, दूसरे बार में आपको Cl माइनस आयन से। तो इसका हम लोगों को क्या हुआ है, इससे जो न्यू कंपाउंड बना है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो लिगेंड होते हैं इसमें हम लोगों को फ्लोरीन F माइनस एंड Cl माइनस, इसका क्या है आप लोगों को लिगेंड फील्ड में, ये हम लोगों को वाटर से, इससे वाटर एक्स्ट्रा है, इसकी एनर्जी क्या होती है, वाटर वाले की एनर्जी होती है F माइनस से और Cl माइनस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसको रिप्लेस करने के लिए उसके जो सेपरेशन एनर्जी होगी अलग होगी। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मतलब कि इसकी है सारे के सारे वीक, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल का है। हम लोगों को उसके अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में देखेंगे तो इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम आगे है, ठीक ना। तो इसी के कारण से इसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, हर किसी का अलग अलग कलर होता है। फील्ड स्ट्रेंथ अगर अलग होगा तो इसमें क्या होगा, कलर अलग अलग शो करेगा। तो इसी के कारण से हम लोगों को उसका अलग कलर था। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाई दैट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड कॉपर सल्फाइड is obtained when hydrogen sulfide gas is passed through the solution। देखिए आप लोगों को जो क्रिस्टल बनता है कॉपर का, जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या होता है, ये हम लोगों को टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर का जो आयंस होता है वो कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो हम लोगों को जब कभी भी किसी आयंस के लिए बात करें तो बाहर वाले ही आयंस क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। इसलिए जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये कॉपर सल्फाइड में ये कन्वर्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके कॉपर प्लस 2 आयन सल्फाइड आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को इसका H2 प्लस आयन का ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं होगा। तो हम लोगों को इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये कॉपर साइनाइड क्या है, स्टेबल है और इसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, 9.15 इसमें कह रहा है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए आप लोगों को ये जो CN है, CN क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जहाँ भी आप लोगों को नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये आपको Fe+2 से, ये क्या था आप लोगों को, ये था आप लोगों को Fe+2 है। Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe+2 में आपको 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, एक पेयर्ड होगा, बाकी आप लोगों को 4 अनपेयर्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे ही आया तो इसको ये क्या कर देगा, इसके पेयर्ड कर देंगे, इसके जितने भी ऑर्बिटल हैं इसको पेयर्ड कर देगा। और ये क्या करेगा, 2 अगर शिफ्ट हो गया 2 में तो बच क्या गया, इस तरह से इसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल खाली हो गए n-1 के d का। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद फ्लोरीन है, ये वीक फील्ड लिगेंड है आपको। तो इसके जो इनर ऑर्बिटल हैं ये क्या रहेंगे आपके पास, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 के साथ इसमें d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट है, इसके बाद जो ये है कोबाल्ट एसीटेट वाला जो कंपाउंड है, ये कॉपर पे ये
कोबाल्ट पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। तो डी में होना चाहिए था आपको 7 और 4 S2 आर्गन के साथ, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे क्या, डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको जब हम लोग एसीटेट आयन आएगा, तो एसीटेट आयन के साथ ये हम लोगों को क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ये ऑक्सिलेट आयन है। ये जो ऑक्सिलेट आयन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और इसको क्या करेगा, ये पेयर अप कर देगा। तो पेयर अप करने के बाद फिर से इसका क्या होगा, डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और बाहर के एस, और हम लोगों को टोटल इसमें कितना चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगैंड है। तो बाइडेंटेड लिगैंड होने के कारण 2 यहाँ से आएगा, एक एस से आएगा, और फिर क्या आएगा, 3 आएगा इधर से। तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद जो ये फ्लोरीन है, ये आप लोगों को वीक फील्ड लिगैंड है और ये फिर से पेयर नहीं कर पाएगा, और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में जो आप लोगों को स्प्लिटिंग होती है, तो 5d एटॉमिक ऑर्बिटल में से हम लोगों को 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि है आप लोगों को dx² y² एंड dz², ये वाले जो होते हैं ये आप लोगों को हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, EG कहते हैं। ये EG कहलाता है। और जो हम लोगों को dxy dyz dzx ये जो हैं, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये हम लोगों को लोअर एनर्जी लेवल के होते हैं। ये इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, इसकी एनर्जी लेवल लो होती है। तो ये हम लोगों को स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसमें, ऑक्टाहेड्रल, हम लोगों को जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल उसके लिए है ये। और इसी में अगर हम लोग स्प्लिटिंग देखें टेट्राहेड्रल के लिए, तो थोड़ा इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो dx dy dz है वो क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और जो आपको d2 dx² y² है ये लोअर एनर्जी लेवल में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग क्या होता है, इसका स्प्लिटिंग का यही ऑर्डर होता है हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। जब आप लोगों को 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो टेट्राहेड्रल, जब आप लोगों को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हम लोगों को बनेगा। क्रिस्टल फील्ड क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये ऑर्डर है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, जो हम लोगों को लिगैंड को इंक्रीज करते हैं उसके फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का हम लोगों को जो ऑर्डर है ये आपके एनसीईआरटी से है लिया हुआ है। ये ऑर्डर आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करती है। तो यही है आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ऑर्डर। सबसे लोएस्ट में हम लोगों को यहाँ पे आयोडीन है, और ये हम लोगों को जो ये कार्बोनेट वाला जो आयन है ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल में दिख रहा है। ये क्या है आप लोगों को, ये ऑक्सिलेट वाला आयन है। ये क्या है आपको, ऑक्सिलेट है। तो इस तरह से आप लोगों को आयोडीन, आयोडाइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर थायोसाइनाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर H2 सल्फाइड आयन, फिर उसके बाद है F- आयन, फिर उसके बाद है हाइड्रोक्सिल आयन, फिर ये आप लोगों को ये आयन्स। तो जो भी ऑर्डर है ये सारे के सारे ऑर्डर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए आप लोगों को ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें हम लोगों को जब डी ऑर्बिटल को हम लोग ब्रेक करते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये जो हम लोगों को डेल्टा टी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये हम लोग बात करें ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये जो वैल्यू होता है, जितना एनर्जी ऊपर जा रहा है उतने ही एनर्जी से ये क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। मतलब कि इस दोनों के
जितना एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी से जितना हम लोगों को दो स्प्लिट हुआ है ना, एक हुआ है 2, मतलब कि इसमें जो dx2y2 और dz² वाला जो हम लोगों को है, और नीचे क्या है आप लोगों को dxy yz एंड zx। तो इस वाले में हम लोगों को जो भी एनर्जी हो रही है, इस दोनों के एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, टोटल सम नीचे वाले का और टोटल सम ऊपर वाले का इक्वल होना चाहिए। तो उसी को स्प्लिटिंग एनर्जी का हम लोगों को ऑर्डर देखते हैं। और अगर किसी भी फील्ड में इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको यही पूछ रहा है कि हम लोगों को व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो हम लोगों को डी ऑर्बिटल को, जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल को अलग अलग एनर्जी लेवल में ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ये हम लोगों को डी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, आप लोगों को 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल डी वाले का हम लोगों को नीचे रहेगा। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट 3 ऊपर जाएगा और 2 आपको क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो फिर उसकी हम लोगों को जब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मान लीजिए कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ऊपर है, जिसमें आपको 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है। अगर हम आपको इस साइड से दिखाएं, ये वाले स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल ये है आपका, जैसे कि हम लोगों को इसका ये है किसके लिए, टेट्राहेड्रल वाले के लिए। तो टेट्राहेड्रल वाले के लिए अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में इंटर होगा, पहले नीचे वाले एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। तो इसमें भी आपको पता है कि ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको मोर स्टेबल होता है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन D2 इसका मोर स्टेबल होगा। इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी इसके लिए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें देखिए ये वाला जो है आपको 2 है, इसमें जो हम लोगों को है कितने हैं, 3 वाले हैं। 3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, T2G कहते हैं। और इसमें हम लोगों को जो ये ऊपर वाला जो ये है, इसको हम लोग TEG कहते हैं। तो TEG वाला, इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, TEG, या हम लोगों को ये हम लोग कहिए ये जो एनर्जी लेवल है, और T ये क्या होगा, T2T। इसमें जो हम लोगों को एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि इसमें हम लोगों को डबल होगा तो पहले ये डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल इसकी हाई होगी तो ये क्या करेगा, फिर से जाके अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। पहले अपने स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल अगर हाई है, दोनों को कैलकुलेट करना होता है कि जैसे कि सेपरेशन एनर्जी, मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोगों को, और इसमें पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कि ये फील्ड पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टल फील्ड कौन सा आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो क्या करेगा, इसको पेयर कर लेगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम लोगों को थर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, इसकी पेयरिंग एनर्जी हाई होती है। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 4th एंड 5th ऐसे जाएगा, तब जाके आपका 6th पेयर होगा, तब जाके 7th पेयर होगा। फिर उसके बाद जो 8th का पेयरिंग होगा वो बाद में होगा। तो हम लोगों को इसके एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये डिपेंड करता है, और फील्ड जो हम लोगों को क्रिस्टल जो हम लोगों को लिगैंड आएगा वो भी डिसाइड करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, और वीक फील्ड लिगैंड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग होगी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.19। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, क्रोमियम का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि आपको निकेल का जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको डायमैग्नेटिक है। तो जब कभी भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आए तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है और क्रिस्टल फील्ड
ये जो हमारा लिगेंड है उसको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए आपका क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम +3 कहने का मतलब है आर्गन के बाद आपको क्या हुआ है, आर्गन के बाद आपको था कितना, डी में 5 था और 4s का क्या था आपको 3d5 था ना, 3d5 4s1 था। 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज़ कर चुका है तो बचा है क्या, इसमें बचा है, इसमें 3d3 बचा है, इसमें 3d3 बचा है। और अब इसका जो लिगेंड है हम लोगों को ये अमोनिया है। तो 3d3 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना पेयर भी करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि पहले ऐसा था, जब पेयर्ड करेंगे तो इसको ऐसे पेयर्ड कर पाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड अभी भी रह जाएगा। आप इसके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल्ड भी कर दे और ये पेयरिंग भी इफेक्ट शो कर दे, मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम लोगों को ये क्या कर पाएगा, ये हम लोगों को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रह ही जाएगा। लेकिन निकेल वाले के लिए बात करें, निकेल अभी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो निकेल के लिए कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28 होता है, और इसमें अगर देखें तो 3d8 और 4s2 होना चाहिए। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो गया। अब कितना बचा है इसमें, डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, डी के 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और डी के 8 इलेक्ट्रॉन को अगर साइनाइड पेयर कर दे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर इसको पेयर कर देगा तो कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल आपका क्या हो गया, खाली हो गया। और इसके बाद क्या होगा, 4s को इन्वॉल्व करेगा, 4s को इन्वॉल्व करेगा और 4k-p को इन्वॉल्व करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोगों को देखेंगे तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4s dsp 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, आपको पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से आप लोगों को बेस्ट है। ये क्या है, आप लोगों को ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल हेक्सा एक्वा निकलेट। इसमें क्या है, निकेल आप लोगों को 2 है। तो निकेल 2 वाला जो कंपाउंड है ये ग्रीन होते हैं, बट आप लोगों को ये साइनाइड वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस कहने का मतलब है कि इसमें जो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा है, जब ये dsp2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे आप लोगों को इस साइड से अगर लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन के कारण, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जंप करता है, तभी आपको कलर शो होता है। लेकिन इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं और ये जंप नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए इसमें कलरलेस कंपाउंड होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स है, आयरन के कॉम्प्लेक्स है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से आयरन है, और आयरन यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन ये वाटर आपको क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और ये क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देगा आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये पेयर कर देगा, और ये क्या कर पाएगा, पेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके जो कलर होंगे ये सॉल्यूशन में अलग कलर पार्टिसिपेट करेंगे इस। और इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये क्या होता है, ये आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होता है, और ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपको स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन था आप लोगों को इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेम इसी तरह के क्वेश्चन थे। और ये क्या था, आपको वीक पैरामैग्नेटिक होता है। वीक पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें एक और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्स्ट्रा चला गया, तो एक अनपेयर्ड बचा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो हम लोग इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंडीशन पे। नेक्स्ट है आप लोगों को
क्या कह रहा है, डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखिए मेटल कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल का आपको इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाले जो होते हैं इसके पास जो कार्बन का आप लोगों को, कार्बन के पास क्या होगा, कार्बन के पास जो लोन पेयर होगा ये मेटल एटम को डोनेट किया जाएगा, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड में खुद के अपने अंदर। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या होने वाला है, इसके पास जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है वो क्या करता है, वो हम लोगों के मेटल जो वैकेंट ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल इसके खाली होते हैं, उसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, किससे, मेटल के खाली पड़े हुए p एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो उस तरह से हम लोगों को क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट। और इसमें हम लोगों को इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। क्या होता है, मेटल कार्बोनाइल में हम लोगों को मेटल कार्बन बॉन्ड इन अ मेटल कार्बोनाइल पोसेस बोथ। इसमें हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या क्या होगा आप लोगों को, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होगा। मेटल टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ मेटल। फिर उसके बाद जो हम लोगों को पाई बॉन्ड बनता है, mc पाई बॉन्ड इज अ फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका जो वैकेंट होता है वो क्या करता है, d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो उसके कारण ये क्या हो जाता है, आप लोगों को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें हम लोगों को देखें तो इसका जो आयंस फॉर्म होगा, चूँकि इसमें आप लोगों को आयनिक फॉर्म में ये स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है कि इसका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा। देखिए आपको जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा कैसा, इस तरह का बनेगा कोबाल्ट, और इसमें अमोनिया क्या रहेगा, आपको अमोनिया आप लोगों को 6 रहेगा, और ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनेगा Cl2 तरह का। तो जब इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे तो ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स आयन में होने वाला है इसका आयन, और इस पे चार्ज क्या होगा आपको 2+ चार्ज, और 2 बनेगा आप लोगों को Cl- आयन। तो टोटल इसके कितने आयन हो गए, टोटल इसके 3 आयन हो गए। अगर क्लोरीन आयन पूछता तो ओनली 2 होता, लेकिन टोटल आयन पूछ रहा है तो टोटल आयन इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, among the following ions which one has the highest magnetic moment value। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू किसकी हाईएस्ट होगी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों को इफेक्ट किस पे पड़ता है, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल मेटल एटम पे ही पड़ता है, वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको कोई भी पेयर नहीं करेगा। तो देखिए क्रोमियम +3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें क्रोमियम +3 में आप लोगों को, आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन और 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर चला गया तो क्या हो गया, 4s खाली हो गया, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3d के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो बच कितने गए, 3 बच गए। तो इसका 3 हो गया, इसका 3.5 होगा, 3.7 समथिंग कुछ होगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम लोग आयरन +2 के लिए देखें, आयरन +2 में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 होंगे। क्यों 4 होंगे, क्योंकि d एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन आपको इस साइड पेयर है, 4 इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको जिंक +2 के लिए बात करें, जिंक +2 के लिए बात करें तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे इसके d एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, पेयर्ड है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये बिल्कुल 0 होगी।
इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी 5.91 समथिंग और इसका 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आयरन का होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, देखिए अब जो आपको कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपको क्या है, ये ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट क्या है, बाइडेंटेड है, और बाइडेंटेड कहने का मतलब है मेटल से ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये तो आपको C2O4 है, ये क्या करेगा, ये आपके मेटल में ऐसे प्रेजेंट होगा C2O4, और इधर से भी ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना, उसके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और यही एक चिलेटिंग लिगेंड है। बाकी सारे के सारे क्या है, आपको मोनोडेंटेड लिगेंड है, या उसको हम लोगों को कहिए सिंपल लिगेंड है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजुअल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, वेवलेंथ क्या किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ डिपेंड करता है आप लोगों को कि इसकी जो कहिए कि लिगेंड है, ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इनर ऑर्बिटल को क्या कर देगा, ये आपको पेयर्ड कर देगा, और इनर ऑर्बिटल अगर पेयर्ड हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। मतलब कि ये कहिए कि बाहर वाले सेल से ही इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होगा, और बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होगा, मतलब कि हायर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा किसमें, अगर हम लोगों को इसके हायर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है तो उसमें अपोजिट होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना, उसके लिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो हम लोगों को लो होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसके लिए एनर्जी ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होती है, ये होगी। और इसमें अगर हम लोग देखें क्या कहता है, सेंट्रल मेटल एटम इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सेम हैं, इसलिए हम लोगों को एब्जॉर्प्शन इन विजुअल रीजन डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे के सारे हमारे पास लिगेंड है का, और इसी लिगेंड को अगर हम लोग इसके ऑर्डर पे देखें, क्रिस्टल फील्ड की वैल्यू पे देखें, तो उसकी वैल्यू क्या है आप लोगों को, वाटर से ज़्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा आपको ये नाइट्रो ग्रुप, तो ये हम लोगों को नाइट्रो वाले ग्रुप NO2 ग्रुप है। और उसके बाद इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑब्जर्व किया जाएगा, हम लोगों को जो कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, और उसको स्प्लिट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी चाहिए होगा। तो हम लोगों को ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, इसके लिए हम लोगों को स्प्लिट करने के लिए इसके जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर लेगा, आपको लोअर एनर्जी लेवल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और लोअर एनर्जी लेवल वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसको हम लोगों को स्प्लिट करना इजी होगा। और अगर हम लोगों को क्या हो रहा है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि वो हायर एनर्जी लेवल वाले कॉम्प्लेक्सेस को ले रहा है। तो अगर हायर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्स को स्प्लिट करना है तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी के लिए हम लोगों को ये जो ऑर्डर होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उसकी ऑर्डर क्या होती है, सबसे कम होती है स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि उसका लोअर एनर्जी लेवल वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो उसको स्प्लिट करना कब ईजी होता है। हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल को स्प्लिट करना आपको क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, आपको हाई होगी। तो जस्ट रिवर्स कंडीशन होता है। नेक्स्ट है, इस तरह से हम लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे NCERT क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन है आपको जो छोड़े गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 से 23 से लेके 27 तक, ये आपको सेम टाइप के क्वेश्चन है, रिपीट किए हुए हैं, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।